इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बनाई गई है। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। आव्या घर में आते ही खुद को कमरे में बंद कर लेती है। उसे पल पल बस वही सब कुछ दिख रहा था। आव्या बेड से टिककर बैठी रो रही थी। आव्या रुद्र को बहुत अच्छी तरीके से पहचानती थी। उसे बिल्कुल भी धोखा नहीं हुआ था। उसकी आंखों के सामने रुद्र ही था। आव्या टूटी ही हुई थी, तभी उसे रुद्र की बातें याद आने लगती हैं। बेबी गर्ल, मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा, तुम बस मेरी हो और सिर्फ तुम्हारा। आव्या को रुद्र की बातों से उम्मीद सी मिल जाती है। आव्या खुद के आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, नहीं, वो रुद्र नहीं हो सकता। वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। रुद्र मुझे धोखा नहीं दे सकता। बोलते हुए उसे फिर से होटल का सीन दिखता है। वो सीन दिखते ही आव्या रोते हुए कहती है, लेकिन मैं उसकी बैग को अच्छे से पहचानती हूँ। वो रुद्र ही था। मुझे कोई धोखा नहीं हुआ है उसे पहचानने में। आव्या अब जोर जोर से रोने लगती है। उसे पूरी तरह से विश्वास था कि उसकी आंखें रुद्र को अच्छी तरह से पहचानती हैं। फिर कुछ सोचकर आव्या अपने आंसुओं को पोंछकर कहती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों किस ना कर रहे हो, मुझे कोई गलतफहमी हो गई हो। इतना बोल उसे फिर कुछ याद आता है। फिर वो रोते हुए कहती है, लेकिन उसने उसके कपड़े क्यों उतारे। आव्या की सोच पल पल बदलती जा रही थी। उसका दिल तो कह रहा था कि रुद्र बेकसूर है, लेकिन उसका दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं था। दिल उसे चुप करा रहा था तो दिमाग उसे रोने पर मजबूर कर रहा था। आव्या कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या सच है और क्या झूठ। आव्या अगर चाहती तो रुद्र को उसी वक्त जाकर पूछ सकती थी, लेकिन उसका पहली बार दिल टूटा था जो बर्दाश्त से बाहर था। वो रुद्र को किसी और के साथ देखकर रुक ही नहीं पाई। अगर जाती भी तो कुछ बोल नहीं पाती। आव्या थोड़ी देर तक रोने के बाद फैसला करती है कि वो ऐसे ही सिर्फ अपनी साइड से इस तरह का फैसला नहीं कर सकती। वो रुद्र से पूछेगी, उससे पहले बात करेगी, फिर कोई एक्शन लेगी। सोचते सोचते वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करने लगती है। उसे यकीन था कि रुद्र से मिलेगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आव्या को पूरा यकीन था रुद्र उसे धोखा तो कभी नहीं देगा। इतने महीने हो चुके थे उसे जानकर। भला उसका बुरा साइड था, लेकिन धोखा नहीं। वो धोखा कभी नहीं देगा। सारी बातों को सोचते हुए आव्या आंखें बंद करके सो जाती है। हालांकि उसे नींद नहीं आ रही थी, पर उसे सोना तो था, इसीलिए वो लेट गई। वहीं दूसरी तरफ अव्यान और प्रन्या इस वक्त शिप पर मौजूद थे। प्रन्या आज बहुत ज़्यादा खुश थी तो उसके होंठों से मुस्कुराहट ख़त्म ही नहीं हो रही थी। प्रन्या शिप के छोर पर खड़ी चांद को देख रही थी। अव्यान उसके पीछे खड़ा था और दोनों साथ रेलिंग को पकड़े हुए थे। प्रन्या मुस्कुराते हुए कहती है, सीरियसली मैं आज बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। प्रन्या की आंखों में ये सब बोलते हुए चमक थी। प्रन्या कुछ सोचते हुए पूछती है, हम यहाँ क्यों आए। उसके इतना कहा ही था कि उसे अव्यान की गर्म होठ अपने कंधे पर महसूस होते हैं। प्रन्या का पूरा बदन सिहर उठता है। अव्यान अपने गर्म होठों को अब मूव करने लगा था। प्रन्या अव्यान के हाथ को कसकर पकड़ लेती है। अव्यान प्रन्या को किस करते हुए अचानक ही गोद में उठा लेता है। प्रन्या उसकी आंखों में देखती है। अव्यान की आंखों में प्रन्या को साफ तरीके से उसकी डिजायर दिख रही थी। अव्यान उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, नाम से तो मैंने तुम्हें अपना बना लिया, अब मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी अधूरी नहीं रख सकता, मैं तुम्हें पूरी खुशी देना चाहता हूँ। अव्यान के ये बोलते ही प्रन्या का अनचाहे डर से दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। उसे ज़रा भी पता नहीं था कि आज जो होने वाला है वो कैसा होगा, उसे कितनी तकलीफ होगी और कितना सुकून। प्रन्या को खुशी तो हो रही थी और साथ में डर भी रही थी। अव्यान उसे गोद में लेकर एक कमरे में ले जाता है। वो कमरा बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था। चारों तरफ गुलाब के फूलों की महक और मोमबत्तियों की हल्की रोशनी। ये सजावट बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक लग रही थी। प्रन्या का दिल काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा था। वो आगे होने वाली चीज़ों के बारे में सोच रही थी। अव्यान बहुत ही धीरे से प्रन्या को बेड पर लिटा देता है। प्रन्या एक टक बस अव्यान को ही देख रही थी। उसकी नज़रें अव्यान की नज़रों में गुम हो चुकी थी। अव्यान अपना ब्लैक कोट पहले ही उतार चुका था और अब वो अपनी शर्ट के बटन एक एक करके खोल रहा था। प्रन्या इस वक्त बहुत ज़्यादा नर्वस थी। उसकी नज़रें अव्यान के हाथ से ही हरकतों पर थी। प्रन्या पहले ही इस सब के लिए रेडी थी, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। प्रन्या अव्यान को देख ही रही थी कि अचानक ही उसके गाल एकदम से लाल हो जाते हैं। प्रन्या दूसरी ओर करवट बदल लेती है। उसे अब एहसास हो चुका था कि अव्यान उसके करीब आ रहा है, तो अपनी साड़ी को कसकर पकड़ लेती है। अव्यान उसके उस हाथ को छुड़ाते हुए अपनी उंगलियों में फंसा लेता है। प्रन्या का दिल धक धक करती आवाज़ करने लगता है। अव्यान प्रन्या को अपनी ओर पलटाता है।
अव्यान की सिचुएशन को देखकर प्रज्ञा उसके गले लग जाती है, क्योंकि वो अव्यान को इस तरह बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी। अव्यान के हाथ अब प्रज्ञा के ब्लाउज को खोल रहे थे। ये महसूस करते ही प्रज्ञा अव्यान को कसकर पकड़ लेती है। अव्यान अब प्रज्ञा को बेड पर फिर से लेटाता है। प्रज्ञा की आंखें इस वक्त बंद थीं और सांसें बहुत ज़्यादा तेज। अव्यान प्रज्ञा की ओर बढ़कर उसके होंठों पर होंठ रख लेता है। प्रज्ञा अव्यान की खुली पीठ पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है और वो भी अव्यान का पूरा साथ देने लगती है। दोनों के जिस्म एक दूसरे को अपना बनाने के लिए तैयार थे। अव्यान अब आगे बढ़ा तो प्रज्ञा ने अपनी आंखें कसकर मींच ली। प्रज्ञा के मुंह से एक दर्द भरी सिसकी निकल जाती है और उसके नाखून अव्यान की पीठ में धंस जाते हैं। प्रज्ञा की आंखों से आंसू की बूंद कतरा कतरा बहने लगा था। अव्यान ने आज पूरी तरह से प्रज्ञा को अपना बना लिया था, जिसकी गवाही प्रज्ञा की दर्द भरी सिसकी और उसके आंसू दे रहे थे। प्रज्ञा के चेहरे पर दर्द था, लेकिन होठों पर मुस्कुराहट। वो खुश थी आज अव्यान के साथ जुड़कर। कमरे की मोमबत्तियां धीरे धीरे पिघलते हुए खत्म हो रही थी और वो कमरा एकदम अंधेरे में डूब जाता है। उस अंधेरे में दोनों की सांसों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, साथ ही प्रज्ञा की सिसकियां। आवाज़ से ही पता चल रहा था कि अव्यान प्रज्ञा को कितनी गहराई से प्यार कर रहा था। अब दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटकर एक दूसरे में ही खोए हुए थे। प्रज्ञा के बचपन का प्यार आज एक नई एहसास में डूबा हुआ था। रात के पहर बीतते गए और दोनों एक दूसरे को प्यार करने में यूं ही गुम हो गए। सुबह अव्यान इस वक्त शिप में शर्टलेस खड़ा सामने पानी को बहुत ही गौर से देख रहा था। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा शांत थी। वो सामने की ओर देख ही रहा था, तभी उसे पीछे से प्रज्ञा हक कर लेती है। प्रज्ञा का चेहरा शांत था, पर उसके चेहरे पर सुकून साफ दिख रहा था। दोनों ही बहुत शांति से खड़े थे। तभी प्रज्ञा अव्यान के नग्न से गाल टिकाए सामने देखते हुए कहती है, साजन। अव्यान प्रज्ञा की आवाज़ से जैसे होश में आता है। वो प्रज्ञा के हाथ को पकड़कर मुड़ता है तो प्रज्ञा का थका हुआ चेहरा दिखता है, जो कि कल रात उसके प्यार करने का नतीजा था। प्रज्ञा के थके हुए चेहरे को देखकर अव्यान के चेहरे पर एक सुकून सा दिखता है। अव्यान प्रज्ञा के गाल पर हाथ रखे धीरे से सहलाता है। प्रज्ञा एक टक अव्यान के चेहरे को देखती रहती है। अव्यान धीरे से झुककर उसके माथे पर किस करता है। प्रज्ञा की आंखें एक पल के लिए बंद हो जाती हैं। दूसरे ही पल वो आंखें खोलकर अव्यान को देखती है। अव्यान प्रज्ञा के होंठों को देखता है, जो कल रात की उसकी वाइल्डनेस की वजह से सूज चुके थे। प्रज्ञा के बदन पर जगह जगह अव्यान के बाइट मार्क्स थे। प्रज्ञा को दर्द का एहसास तो था, और उससे भी ज़्यादा उसे अव्यान के प्यार का एहसास था। अव्यान प्रज्ञा के होंठों को ही देख रहा था, तभी प्रज्ञा आगे बढ़कर अव्यान के होंठों पर अपने होंठ रख लेती है। प्रज्ञा भले ही पूरी तरह से थकी हुई थी, उसके बावजूद वो अव्यान की बॉडी को अपने हाथों से सिड्यूसिंग तरह से छू रही थी। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। प्रज्ञा के इस तरह से छूने से अव्यान सिड्यूस हो चुका था। वो किस करते करते प्रज्ञा को गोद में उठा लेता है। प्रज्ञा ने इस वक्त अव्यान की शर्ट पहनी हुई थी। अव्यान प्रज्ञा को अपने साथ पूल में ले जाता है। अव्यान की कमर से थोड़ा ऊपर पूल में पानी था। अव्यान प्रज्ञा के होंठों से लेकर उसकी गर्दन को किस कर रहा था। प्रज्ञा लंबी सांस लेते हुए अव्यान का साथ दे रही थी। एकदम से अचानक ही प्रज्ञा की आह निकल जाती है। प्रज्ञा कसकर अव्यान को पकड़ लेती है। अव्यान प्रज्ञा के कान पर किस करके उसे पकड़कर प्यार करने लगता है। दोनों का प्यार अब पूल में ही शुरू हो चुका था। प्रज्ञा लंबी सांस लेते हुए अव्यान के प्यार को महसूस कर रही थी। करीब 2 घंटे बाद दोनों के प्यार का सिलसिला खत्म होता है। प्रज्ञा का चेहरा अब तक थक कर चूर हो चुका था, वहीं अव्यान का चेहरा चमक रहा था। प्रज्ञा अव्यान के गले लगे हुए थी। दोनों के बदन अब तक एक दूसरे से चिपके हुए थे। अव्यान प्रज्ञा को खुद से अलग करता है और उसे पूल से बाहर निकालकर बेडरूम में ले जाता है। अव्यान प्रज्ञा के गीले कपड़े हटाकर बेड पर लिटा देता है। प्रज्ञा अधखुली आंखों से अव्यान को देखती है। उसे देखते हुए प्रज्ञा के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। प्रज्ञा वैसे ही मुस्कुराते हुए अधखुली आंखों से कहती है, आई लव यू साजन। अव्यान झुककर धीरे से प्रज्ञा के माथे पर किस करके कहता है, आई लव यू सो मच। प्रज्ञा अपनी आंखें बंद करती है और अव्यान का हाथ पकड़कर कहती है, साजन मुझे आपके साथ हमेशा ऐसे ही रहना है। ये सुनकर अव्यान प्रज्ञा के हाथ पर किस करता है। प्रज्ञा फिर से कहती है, क्या आप मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करेंगे? आपका प्यार कम तो नहीं होगा? अव्यान प्रज्ञा के चेहरे को देखता है, फिर कुछ सोचते हुए झुककर उसके कान में कहता है, तुम कहो तो पूल वाला रोमांस अभी से कल तक कंटिन्यू रखें। ये सुनते ही प्रज्ञा के गाल लाल हो जाते हैं। वो उसमें अव्यान को सहने की और ताकत नहीं थी। कल ही अव्यान इतना वाइल्ड था और उसने उसे इतनी जल्दी नहीं छोड़ा था, और फिर अब तो वो और भी ज़्यादा वाइल्ड था। प्रज्ञा अव्यान के हाथ को छोड़कर करवट बदलकर कहती है, मुझे सोना है। प्रज्ञा की हरकतें देखकर अव्यान मुस्कुराते हुए उसके बगल में आकर लेट जाता है। अव्यान अपने हाथ चादर के अंदर डालकर प्रज्ञा को छूता है तो प्रज्ञा की सांसें एकदम से अटक जाती हैं। प्रज्ञा से अव्यान के हाथ को पकड़ लेती है, क्योंकि अब उसे डर था कि अव्यान फिर से ना शुरू हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो बिल्कुल भी सहने की हालत में नहीं है।
प्रज्ञा अव्यान के हाथ को पकड़कर उसकी ओर पलटती है और मासूम सा चेहरा बना लेती है। अव्यान उसके चेहरे को देखकर कहता है, क्या हुआ? तुम्हें मेरा प्यार करना अच्छा नहीं लगा? इतना कहते ही वो प्रज्ञा को अपनी ओर खींच लेता है। प्रज्ञा अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो लाचारी से अव्यान को देखती है, जो रुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। अव्यान प्रज्ञा के बह गए आंसुओं को पोंछकर कहता है, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। प्रज्ञा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। दोनों जिस कंडीशन में थे उससे प्रज्ञा से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, पर फिर भी प्रज्ञा अपने दर्द को दिखाते हुए कहती है, आप बहुत ज़्यादा हार्ड है और आपने मुझे झटके से खींचा जिससे। इतना बोलते ही प्रज्ञा रुक जाती है। अव्यान शरारत से प्रज्ञा के गाल छूकर कहता है, जिससे क्या? प्रज्ञा शर्म से नज़रें झुका लेती है। वो इस वक्त अव्यान से नज़रें मिला ही नहीं पा रही थी। उसे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। अव्यान उसे इस वक्त परेशान करने के मूड में था, जिस वजह से वो थोड़ा आगे बढ़ता है। प्रज्ञा अव्यान की पीठ पर कसकर पकड़ लेती है। प्रज्ञा की आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। प्रज्ञा नज़रें झुकाई धीरे से कहती है, मत कीजिए ना ऐसा, हमें सच में अब वो सब नहीं करना, हमें नींद आ रही है। अव्यान फटाक से कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ? अव्यान जैसे ही ये कहता है प्रज्ञा उसे घूर कर देखती है। वहीं अव्यान इनोसेंट सा उसे देखता है, जैसे वो कुछ कर ही ना रहा हो। अव्यान के हाथ चादर के अंदर प्रज्ञा की कमर पर मूव कर रहे थे। प्रज्ञा तुरंत अव्यान के हाथ को पकड़कर मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, मत करिए ना साजन, प्लीज़। अव्यान अपनी हरकतें बंद नहीं करता। वो प्रज्ञा को परेशान करने लगता है। अव्यान के परेशान करने से प्रज्ञा तंग आ जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा फेस बनाकर कहती है, प्लीज़ साजन मत कीजिए ना। अव्यान प्रज्ञा के कान में जाकर धीरे से कहता है, क्या करूं? तुम ही ने मुझे सिड्यूस किया, मुझसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा। इतना कहते ही अव्यान प्रज्ञा के ऊपर आ जाता है। अभी भी दोनों के बदन खाली थे। इकलौती चादर थी जो उन्हें ढक रही थी। प्रज्ञा अव्यान को डरते हुए देखने लगती है, क्योंकि इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। प्रज्ञा रोते हुए मुंह बनाकर कहती है, ये मेरी फर्स्ट टाइम था, आप मुझसे 3 साल बड़े हैं, ज़रा तो मेरा ख्याल कीजिए। प्रज्ञा की हालत सच में रोने जैसी हो गई थी। प्रज्ञा बिल्कुल बच्चों जैसी हरकत कर रही थी, जिसे देखकर अव्यान प्रज्ञा के क्यूट से गाल पर किस करता है और कहता है, आई नो यू आर अ लिटिल गर्ल, इसीलिए मैं इसके लिए रेडी नहीं था, बट नाउ तुम रेडी ना भी रहो फिर भी तुम्हें ये सब कुछ सहना ही पड़ेगा। रात के लिए रेडी रहना, ओके लिटिल गर्ल। अव्यान इतना कहते ही प्रज्ञा की नाक पर किस करता है और उसके ऊपर से हटकर बेड से उठ जाता है। फिर प्रज्ञा से दूर होकर प्रज्ञा को अच्छे से कवर करता है। अव्यान कुछ पल प्रज्ञा को देखता है, फिर वहाँ से बाहर चला जाता है। प्रज्ञा उसकी पीठ को देखती है, जिस पर प्रज्ञा को अपने नाखूनों के निशान साफ दिखते हैं। प्रज्ञा को ये देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसने अव्यान को चोट पहुंचा दी। ये सोचकर वो गिल्ट से भर जाती है, पर तभी उसे अव्यान की आवाज़ सुनाई देती है, इससे ज़्यादा मैंने तुम्हें मार्क किया है, सो डोंट बी गिल्टी। ये सुनकर प्रज्ञा के होंठों पर मुस्कान आ जाती है। प्रज्ञा अपने चेहरे को तकिए से छिपाकर सो जाती है। दूसरी तरफ आव्या का चेहरा एकदम मुरझाया हुआ था। कल रात जो हुआ उसके बाद वो खुद को दुख में रहने के सिवाय कुछ नहीं कर पा रही थी। कल आव्या वापस आ गई थी, इसके बावजूद रुद्र ने एक बार भी कॉल करके ये नहीं पूछा कि वो क्यों नहीं आई। इससे तो आव्या का शक फिर एक बार उमड़ने लगा था। आव्या बहुत देर तक सोचने के बाद नैना को कॉल करती है। नैना 2 रिंग में ही कॉल रिसीव करती है। आव्या थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग आंटी। नैना उधर से जवाब देती है, गुड मॉर्निंग बेटा। इतना कहते ही नैना थोड़ी नाराज़गी से कहती है, कब तक मुझे आंटी कहोगी? तुम भी मुझे मॉम या माँ बोला करो, मुझे अच्छा लगेगा। आव्या ये सुनकर बस मुस्कुराती है। आव्या थोड़ी कोशिश करके पूछती है, आंटी रुद्र घर पर है क्या? आव्या की बात सुनकर नैना हैरानी भरी आवाज़ में कहती है, रुद्र रुद्र तो तुम्हारे साथ है ना? उसने तो मुझसे कहा था कि वो तुमसे मिलने जा रहा है। कल से तो वो आया ही नहीं। मुझे लगा तुम दोनों ही वक्त बिता रहे हो, इसीलिए मैंने कॉल भी नहीं किया। नैना के ऐसा बोलते ही आव्या चुप हो जाती है, क्योंकि उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। आव्या ने नैना को इसीलिए कॉल किया था क्योंकि उसे लगा कि शायद कल रुद्र होटल में गया ही ना हो, शायद वो कोई और हो जिसका बैक रुद्र जैसा हो। आव्या ये मानना ही नहीं चाहती थी कि रुद्र किसी और के साथ हो सकता है। आव्या अब नैना से कहती है, शायद उसे कोई काम आ गया था, मैं एक बार धीर से पूछ लेती हूँ। नैना कहती है तो आव्या कॉल कट करके धीर को कॉल करती है। धीर तुरंत ही कॉल रिसीव करके हड़बड़ाते हुए कहता है, मैम आप, कुछ काम था, आपने मुझे कॉल क्यों किया? धीर बहुत ज़्यादा हड़बड़ा गया था। जनरली आव्या कभी धीर को आसानी से कॉल नहीं करती थी। आव्या बहुत ही शांति से पूछती है,
क्या रुद्र तुम्हारे साथ है? आव्या के ऐसे सवाल से धीर एकदम से चुप होकर सोच में पड़ जाता है। कुछ ही पलों में धीर जवाब देता है, नो मैम, बॉस मेरे साथ नहीं है। धीर सोच में इसलिए पड़ गया क्योंकि उसे पता था कि रुद्र आव्या के साथ है, लेकिन आव्या ही पूछ रही है कि वो कहाँ है, तो वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है। वैसे तो उसे पता था कि रुद्र को कभी कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए वो नॉर्मल था। धीर से बात करने के बाद आव्या वॉशरूम चली जाती है। आव्या सबके साथ बैठकर नाश्ता करती है। डाइनिंग टेबल पर एक अलग ही खुशी का माहौल था। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, अयान ने शादी कर ली, अब दोनों का रिश्ता भी आगे बढ़ गया, तो क्यूटी, आपको नहीं लगता आपको भी शादी करनी चाहिए? बोलते हुए काव्या अनु को देख रही थी। अनु पहले शिवा को देखती है, फिर काव्या को। काव्या सोचते हुए कहती है, वैसे भी आप अयान से 5 साल बड़ी हैं, आपको तो शादी कर लेनी चाहिए थी। अभी तक आपने क्यों नहीं की? कोई लड़का मिला भी या हम खोज दें? इतना बोलकर वो हंसने लगती हैं। अनु शिवा को एक नज़र देखकर कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी अनुराग कहता है, अनु के लिए लड़का मैं ढूंढूंगा। अरे अनु, मेरी काबिल बेटी है तो उसके लिए भी तो एक काबिल लड़का चाहिए जो अमीर हो और हमारी बेटी को हमेशा खुश रखे। आज से मैं उसकी खोज में लग जाऊंगा। अनुराग के ये कहते ही सब हंसने लगते हैं। आव्या भी उस माहौल के साथ जुड़ चुकी थी। वो हंसते हुए कहती है, चाचू, आपको पूरा यकीन है ना कि आप बड़ी सिस के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढेंगे? अगर गलत निकला तो चाची आपको नहीं छोड़ेगी। आव्या की बात से माहौल खुशनुमा हो जाता है। वहीं शिवा ये सब कुछ सुन सिर झुकाए ही बैठा हुआ चुपचाप नाश्ता कर रहा था, तो वहीं अनु शिवा को ही देख रही थी। उसे इस वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो परेशान सी शिवा को देखे जा रही थी क्योंकि उसे पता था कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। आदित्य और रोहान भी चुपचाप बैठे नाश्ता कर रहे थे। अनु के रिश्ते की बात जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो शिवा से बिल्कुल भी सहा नहीं गया। वो तुरंत उठकर वहाँ से जाने लगा। ये देखकर काव्या तुरंत उसे आवाज़ देती है, शिवा, ठीक से नाश्ता तो कर लीजिए। शिवा मुड़कर काव्या को देखते हुए होठों पर झूठी मुस्कान लिए कहता है, हद से ज़्यादा कुछ भी लेना नहीं चाहिए जो बाद में हजम ही ना हो सके। कहते हुए शिवा की नज़र अनु पर जाती है। अनु उसे लाचारी से देखती है क्योंकि शिवा ऐसा कहते हुए उसे ही टारगेट कर रहा था। शिवा अब जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। अनु भी जल्दी से उठकर कहती है, मुझे अभी याद आया कि मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, सबको बाय। बोलते ही अनु जल्दी से वहाँ से चली जाती है। कोई भी कुछ समझ नहीं पाता। बाहर निकलकर अनु शिवा के पीछे दौड़ते हुए आवाज़ देती है, शिवा, शिवा, मेरी बात सुनो। शिवा अनु की बात बिना सुने कार ड्राइव करके चला जाता है। शिवा ने अनु से पहले ही कहा था कि अनु की फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि वो अमीर नहीं था, और हर पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के लिए एक ऐसा लड़का खोजते हैं जो अमीर हो और बहुत प्यार करने वाला हो, ताकि उनकी बेटी को कोई तकलीफ ना हो। अनु परेशान सी बस कार को जाते हुए देखती रहती है। वहीं दूसरी तरफ एक घर के हॉल में इस्प्रहा अपने गाल पर हाथ रखे सोफे पर बैठी हुई थी। वो बहुत ही गहराई से कुछ सोच रही थी। उसने इस वक्त नॉर्मल कुर्ती और जीन्स पहनी थी। उसकी मांग में सिंदूर अभी भी सजा था और गले में मंगलसूत्र था, जिससे साफ पता चल रहा था कि इस्प्रहा ने शौर्य की सारी निशानियों को खुद से मिटने नहीं दिया। इस्प्रहा गुम हुई बैठी ही थी, तभी उसके पास उसकी माँ संगीता आकर उसे कॉफ़ी देती है। उनकी नज़र जैसे ही इस्प्रहा की मांग और गले पर जाती है तो वो तुरंत उस पर नाराज़गी से चिल्लाती हैं, कितनी बार कहा है उस इंसान की चीज़ों को अपने शरीर से मत सजाया करो, लेकिन सुनती ही नहीं। तुम्हें याद नहीं कि उसने किस तरह तुम्हारे पापा के सिर पर गन पॉइंट करके ज़बरदस्ती शादी की थी? इस्प्रहा को वो दिन याद आने लगता है। तभी इस्प्रहा के पापा सहदेव इस्प्रहा के पास बैठकर उसके बालों को सहलाते हुए कहते हैं, क्या हुआ बेटा? इस्प्रहा सहदेव को देखती है, फिर शांति से उनके सीने से लग जाती है। इस्प्रहा शांत ज़रूर थी, लेकिन उसका दिल बेचैन था। वो अंदर से बिल्कुल भी शांत नहीं थी। सहदेव इस्प्रहा के बालों को सहलाते हुए अच्छा महसूस कराने की कोशिश करते हैं। तभी डोरबेल बजती है। संगीता जाकर दरवाज़ा खोलती है तो एक वकील अंदर आता है। सहदेव और इस्प्रहा खड़े हो जाते हैं। वकील इस्प्रहा की ओर एक कागज़ बढ़ाते हुए कहता है, मैम, इस पेपर पर साइन कर दीजिए, हम डिवोर्स की फॉर्मेलिटी जल्द से जल्द पूरी कर देंगे। इस्प्रहा की नज़रें डिवोर्स पेपर पर जाती हैं। वो एकटक उस डिवोर्स पेपर को देखने लगती है। इस वकील को आदित्य ने ही भेजा था। कुछ वक्त बाद इस्प्रहा डिवोर्स पेपर्स को लेकर सिग्नेचर करने के लिए हाथ बढ़ाती है। उसमें उसे अचानक ही सूर्य का नाम दिखता है। शौर्य का नाम दिखते ही उसे शौर्य के बारे में ख्याल आता है। जब इस्प्रहा को बुखार हुआ करता था तो शौर्य किस तरह से उसका ख्याल रखा करता था। वो इस्प्रहा का बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह ध्यान रखता था। और उस दिन जब अव्यान इस्प्रहा के सिर पर गन रखे हुए था तो वो किस तरह से तड़प रहा था इस्प्रहा को बचाने के लिए। उसे अपना ख्याल तक नहीं आया। इस्प्रहा के दिमाग में सारी चीज़ें घूम रही थीं। वहीं सहदेव, संगीता और वो वकील इस्प्रहा को ही देख रहे थे। इस्प्रहा अपने हाथ से पेन छोड़कर ना में सिर हिलाकर कहती है,
नहीं, मैं डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर नहीं करूंगी। सहदेव और संगीता हैरानी से स्प्रहा को देखते हैं। संगीता एकदम से चिल्ला उठती हैं, पागल हो गई हो स्प्रहा, अगर तुमने उसे डिवोर्स नहीं दिया तो वो फिर से तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। स्प्रहा हाँ में सिर हिलाकर कहती है, हाँ मम्मी, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि मैं डिवोर्स पेपर पर नई सिग्नेचर करूँगी। जब वो करेगा, डिवोर्स जो करवा रहे हैं वो भी उसकी फैमिली ही है ना। मैं कैसे मान लूँ कि वो सब हम लोगों को अलग करेंगे? क्या पता बस मेरा सिग्नेचर लेकर चले जाएंगे और कुछ भी नहीं किया तो। आदित्य का लॉयर जैसे ही ये सुनता है उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्प्रहा आदित्य पर इल्ज़ाम लगा रही थी। लॉयर जल्दी से अपनी बात रखते हुए कहता है, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आदित्य सर कभी किसी को धोखा नहीं देते। आप दोनों का बहुत जल्द डिवोर्स हो जाएगा, आप बस सिग्नेचर कीजिए। स्प्रहा तुरंत अपने कदम पीछे करके कहती है, नहीं, मैं सिग्नेचर नहीं करूँगी, आप उससे सिग्नेचर लेकर आइए, फिर मैं सिग्नेचर करूँगी। इतना कहते ही स्प्रहा दौड़कर अपने कमरे में जाती है। लॉयर एक नज़र स्प्रहा को देखता है, फिर डिवोर्स पेपर्स उठाकर कहता है, मैं कल ही शौर्य से सिग्नेचर करवा कर लाता हूँ। लॉयर वहाँ से चला जाता है। सहदेव और संगीता एक दूसरे को देखते हैं। कमरे में स्प्रहा आईने के सामने खड़ी थी और उसकी आंखों के सामने बस शौर्य की अच्छाई दिख रही थी। उसे शौर्य की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, बीवी मेरी कैद से तुम कभी आज़ाद नहीं हो सकती। गार्डन में काफ़ी सोचने के बाद आखिरकार आव्या रुद्र को कॉल करके मिलने बुला ही लेती है। आव्या बेंच पर बैठी हुई रुद्र का इंतजार कर रही थी, तभी उसकी नज़र एक और चली जाती है, जहां कार से उतरकर रुद्र आ रहा था। रुद्र को देखते ही आव्या जल्दी से अपने फेस एक्सप्रेशंस नॉर्मल कर लेती है। रुद्र कुछ ही पलों में आव्या के पास पहुंचता है। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। रुद्र को फ़ोन पर बात करता देखकर आव्या बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। वो बेंच से उठकर रुद्र का फ़ोन लेती है और स्विच ऑफ कर देती है। रुद्र अपनी हल्की लाल आंखों से आव्या को देखता है। आव्या मुंह बनाकर कहती है, क्या तुम बस फ़ोन पर लगे रहते हो? कल मुझे बुलाकर कहाँ चले गए थे? आव्या बहुत ही नॉर्मल बिहेव कर रही थी ताकि रुद्र उस पर शक न करे। रुद्र के एक्सप्रेशंस हमेशा की तरह ही थे। रुद्र आव्या के गाल पर हाथ रखकर कहता है, कुछ हुआ है क्या बेबी गर्ल? तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों लग रहा है? आव्या तुरंत रुद्र के हाथ को पकड़कर मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं तो मुझे क्या होगा? तुम बताओ ना रुद्र, कल मुझे बुलाकर कहाँ चले गए थे? रुद्र आव्या का सवाल सुन कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। आव्या उसके गले में अपनी बाहें लपेट लेती है, जिस वजह से रुद्र की शर्ट थोड़ा सा हट जाती है। आव्या की नज़र अचानक ही रुद्र की गर्दन पर जाती है। रुद्र की गर्दन पर लव बाइट्स के निशान थे। ये देखकर आव्या के आंसू ना चाहते हुए भी बाहर निकल कर आ जाते हैं। आव्या की आंखों में नमी छा जाती है। रुद्र आव्या को बिना देखे कहता है, कल कुछ काम याद आ गया था तो मैं चला गया। धीर ने पहले इन्फॉर्म नहीं किया था कि मेरी एक इम्पॉर्टेंट डील है, तो मैं तुम्हें बता नहीं पाया। इतना कहते ही वो आव्या को देखता है, जिसकी आंखों में नमी भरी हुई थी। आव्या की आंखों में झलकते आंसू देखकर रुद्र समझ नहीं पाता कि अचानक क्या हुआ। आव्या रुद्र से दूर होती है और अपना सिर झुकाए अपने आंसू बहाने लगती है। रुद्र जल्दी से आगे बढ़कर परेशान होकर पूछता है, वॉट हैपेंड बेबी गर्ल, वाई आर यू क्राइंग? आव्या अपनी नज़रें झुकाए हुए कहती है, यू आर अ चीटर, यू चीट मी। आव्या की बात सुनकर रुद्र के एक्सप्रेशंस हैरानी भरे हो जाते हैं। वो एकदम से कहता है, चीटर, व्हाट डू यू मीन? बोलते बोलते रुद्र आव्या के हाथ को पकड़ लेता है। तभी आव्या रुद्र के हाथ को एकदम से झटक कर रुद्र को जोर से एक थप्पड़ मारती है। उस जगह पर थप्पड़ की बहुत तेज आवाज़ गूंज उठती है। रुद्र का चेहरा एक और झुक जाता है। रुद्र पहले तो हैरान था, पर एकदम से उसके गुस्से से मुट्ठियां कस ली। उसे किसी ने भी आज तक इस तरह थप्पड़ नहीं मारा था, जिस वजह से उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। रुद्र अचानक ही अपना हाथ उठाकर खुद भी आव्या को मारने वाला होता है, पर बीच में ही उसका हाथ एकाएक रुक जाता है। आव्या डर से अपने चेहरे पर हाथ रख लेती है। रुद्र को अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। रुद्रांश का बहुत से नेचर रुद्र में आया था, उनमें से गुस्सा भी एक था। वो अपना गुस्सा कभी कंट्रोल नहीं कर सकता, पर उसने बहुत मुश्किल से खुद को रोका था। जब आव्या को एहसास होता है कि रुद्र रुक गया, तो वो अपने हाथ को चेहरे से हटाती है। आव्या के आंसुओं में अब भी नमी थी, जिसे देखते ही रुद्र अपनी आंखें बंद करता है और हाथ को पीछे करके 2 कदम पीछे होकर ना में सिर हिलाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को आव्या को चोट पहुंचाने से रोक रहा हो। वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। आव्या जब रुद्र को चुप देखती है, तो वो आगे बढ़कर रुद्र के सीने पर मारते हुए कहती है, झूठे हो तुम, झूठ कहा तुमने मुझसे। तुम कल कोई डील नहीं कर रहे थे। तुम होटल रूम में एक लड़की के साथ थे, मैंने देखा था। तुमने उसके कपड़े भी उतारे। चीटर, तुमने मुझे चीट किया। मारते और बोलते बोलते आव्या अब रोने लगी थी। रुद्र अब आव्या की बात सुनता है तो वो सोच में पड़ जाता है। सोचते सोचते उसे कुछ ख्याल आता है। सोच से बाहर आकर रुद्र अचानक ही आव्या को पकड़कर नीचे लिटा देता है।
गार्डन में मखमली सी घास थी जिस पर रुद्र ने आव्या को लिटा दिया था। रुद्र आव्या की उंगलियों से अपनी उंगलियां फंसाकर उसके चेहरे के बहुत करीब झुकता है। आव्या एकदम से शांत हो जाती है और रुद्र की आंखों में देखने लगती है। रुद्र गुस्से भरी आंखों से आव्या के छोटे से चेहरे को देख रहा था। रुद्र गुस्से भरी आवाज से कहता है, तुमने क्या देखा, क्यों देखा, ये सब मुझे मत बताओ। गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं। तुम्हारी इन आंखों की गलती है। रुद्र की आंखों से अब जैसे अंगारे निकलने लगे थे। एक पल के लिए तो आव्या के पूरे शरीर में डर की लहर फैल जाती है। उसने रुद्र को इस हद तक गुस्सा करते हुए नहीं देखा था। रुद्र ने गुस्से से अब उसके हाथ को बहुत ज़्यादा कस लिया था, जिससे आव्या को दर्द हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी उंगलियां टूटकर उसके हाथों से अलग हो जाएंगी। आव्या दर्द से कहती है, दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। रुद्र आव्या के दर्द भरे चेहरे को देखता है, फिर पकड़ ढीली कर लेता है। आव्या को राहत मिलती है। उसे अब रुद्र की बातें समझ आती हैं, जिससे उसकी आंखें फिर एक बार नम हो जाती हैं। रुद्र को आव्या की आंखों में नमी देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन गुस्से से कहता है, जस्ट आई हेट योर टीयर्स बेबी गर्ल। आव्या अपने आंसुओं को बहाते हुए कहती है, आई लव यू रुद्र, प्लीज़ कह दो ना कि कल तुम उस रूम में नहीं थे, मेरा वहम था, तुम कभी किसी लड़की के करीब नहीं गए हो। आव्या कल से खुद को यही समझाने की कोशिश कर रही थी। रुद्र आव्या की हालत समझ रहा था। वो समझ रहा था कि आव्या के अंदर क्या बीती है। रुद्र आव्या को शांत करने के लिए अचानक ही उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। रुद्र अब आव्या को किस करने लगा था। आव्या को भी जैसे इस किस से बहुत ही सुकून मिलने लगता है। वो अपनी आंखें बंद करके रुद्र की फीलिंग को महसूस करने लगती है। रुद्र अब आव्या को डीपली किस करने लगा था। गार्डन में बिल्कुल सन्नाटा था, कोई भी उस ओर नहीं आता था। आव्या और रुद्र उस मखमली सी घास पर थे। रुद्र आव्या के ऊपर चढ़ा हुआ था और आव्या उसके नीचे सिमटी हुई थी। दोनों को अगर इस वक्त कोई देखता तो शर्म से नजरें झुका लेता। आव्या के मीठे मीठे होंठों को रुद्र बहुत ही शिद्दत से किस किए जा रहा था। थोड़ी देर बाद रुद्र आव्या के होंठों को छोड़ता है। अब दोनों के चेहरे पर जो परेशानी और गुस्सा था वो गायब हो चुका था, जैसे दोनों को दवाई मिल गई हो। रुद्र आव्या को शांति से उठाकर गले लगा लेता है। रुद्र अब बैठा हुआ था और आव्या रुद्र की कमर के दोनों तरफ पैरों को रखे हुए थी। रुद्र आव्या की पीठ को धीरे से सहलाने लगता है। आव्या को रुद्र के करीब बहुत सुकून मिल रहा था, लेकिन उसका दिमाग उसे रात की बातों को सोचने पर मजबूर कर रहा था, क्योंकि रुद्र ने अभी भी उसके सवाल का जवाब नहीं दिया था। आव्या फिर से पूछती है, वो लड़की कौन थी और तुमने उसके कपड़े क्यों? उसके आगे आव्या कुछ बोलती, रुद्र उससे अलग होकर उसकी आंखों में देखकर कहता है, डोंट, ये तुम्हारे फालतू से सवालों के जवाब मैं नहीं दूंगा। और तुमने ही कहा था ना कि रिलेशनशिप में ट्रस्ट होता है, तो ट्रस्ट करो मुझ पर। फालतू के सवाल, आव्या जोर देकर कहती है। रुद्र मैं पूरी रात ये सोच सोच कर सो नहीं पाई और तुम फालतू के सवाल कह रहे हो। इतना बोलते हुए आव्या नाराजगी से उसे देखती है। रुद्र के चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो कुछ बताना नहीं चाहता। आव्या जब उससे सवाल कर रही थी तब रुद्र आव्या की ओर ध्यान ना देकर दूसरी ओर ही देखने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके सवालों को इग्नोर कर रहा है। आव्या भी ये नोटिस कर पा रही थी, जिससे उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। आव्या रुद्र के चेहरे को पकड़कर अपनी ओर करते हुए कहती है, रुद्र बताओ ना। रुद्र आव्या के बालों को पकड़कर चेहरे को ऊपर करता है और कहता है, मैं किसी को भी एक्सप्लेनेशन नहीं देता। अगर तुमने कोई चीज़ देखी है तो ये तुम्हारी गलती है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। अगर तुम मुझे गलत समझ रही हो तो समझो। रुद्र ऐसा इंसान नहीं था कि अपने रिश्ते को बचाने के लिए किसी के सामने भी गिड़गिड़ाए। उसका ऑरा हमेशा से स्ट्रांग रहा है और स्ट्रांग ही रहेगा। वो अपने एटीट्यूड को कभी किसी की वजह से खत्म नहीं कर सकता। रुद्र को अब आव्या का थप्पड़ मारना याद आता है। रुद्र अपनी सर्द आवाज में कहता है, लाइफ की सबसे बड़ी गलती तुमने की, मुझे थप्पड़ मारकर। इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। इतना कहते हुए रुद्र अपनी जलती आंखों से आव्या के उस हाथ को देखता है जिस हाथ से आव्या ने रुद्र को थप्पड़ मारा था। रुद्र आव्या के उस हाथ को बुरी तरह से घूर रहा था। घूरते हुए वो अपने हाथ से उसके उसी हाथ को सहला रहा था। रुद्र इस वक्त शांत जरूर था, लेकिन उसकी हरकतों से कोई भी डर सकता था। आव्या भी इस वक्त डर रही थी। रुद्र सिर टेढ़ा करके आव्या को देखते हुए कहता है, वेट एंड वॉच। रुद्र अब आव्या के चेहरे पर अपनी उंगली घुमाकर उसे देखता है। आव्या रुद्र के ऐसा करने से और ज्यादा डर रही थी। अपनी उंगली घुमाते घुमाते रुद्र आव्या के होंठों को सहलाता है। रुद्र आखिरी बार सर्द आवाज में कहता है, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था बेबी गर्ल। दूसरी ओर जेल में शौर्य एकटक अपने हाथों में पकड़े डिवोर्स पेपर्स को घूर रहा था। उसके शेल में रुद्रांश बैठा हुआ उसे भड़काते हुए कहता है, मैंने पहले ही तुमसे कहा था, ये सिंघानिया फैमिली तुम्हें अपना नहीं मानती। अगर मानती तो तुम्हें इस तरह जेल में नहीं होते और ना ही तुम्हारे प्यार से तुम्हें इस तरह से अलग करवाते। रुद्रांश शौर्य का ब्रेन वॉश कर रहा था। एक रुद्रांश ही तो था, हमेशा दूसरों के सहारे बाजी खेलता था।
अब तक शौर्य ने जितना कुछ भी किया था सब कुछ रुद्रांश का किया धरा था। शौर्य आज बिल्कुल चुप था और बस उस पेपर को घूरे ही जा रहा था जो कुछ पल पहले आदित्य के वकील ने दिए थे। बहुत देर तक रुद्रांश शौर्य को भड़काने की कोशिश करता है और जब शौर्य जवाब नहीं देता तो रुद्रांश कहता है, तुम सुन भी रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? शौर्य सिर उठाकर रुद्रांश को देखता है। रुद्रांश के चेहरे को देखते ही उसे रुद्रांश का उसे बचपन से भड़काना याद आता है। शौर्य नॉर्मली कहता है, सब समझ आ रहा है मुझे, और साफ साफ समझ आ रहा है। शौर्य की ये बात सुनते ही रुद्रांश के चेहरे पर एक संतुष्टि सी दिखती है कि वो भड़काने में कामयाब हो गया। शौर्य के चेहरे पर अचानक ही डार्कनेस आ जाती है। वो रुद्रांश को घूरते हुए कहता है, मुझे समझ आ रहा है कि बचपन से तुमने किस तरह से मुझे अपनी फैमिली के खिलाफ कर दिया। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी माँ को खो दिया। मैं पागल था जो तुम्हारी बातों में आ गया। इतना कहते ही वो हंसने लगता है। हंसते हुए शौर्य कहता है, लेकिन चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम कुत्ते की मौत मरोगे। रुद्रांश ये सुनकर शौर्य को गुस्से से घूरता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। रुद्रांश वहां से जाते हुए कहता है, तुम्हें कैसे अपने काबू में करना है मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम्हारी लैला अब अपने बिना सिक्योरिटी वाले घर में रह रही है, कभी भी किडनैप हो सकती है, ध्यान रखना। भोली सी बच्ची ही तो है। शौर्य के चेहरे पर एकदम से परेशानी झलक उठती है। वो रुद्रांश को कुछ बोलने ही वाला होता है, तब तक वो वहां से गायब हो चुका था। शौर्य अब फिर से डिवोर्स पेपर्स को देखता है और कुछ सोचकर पेन उठाकर सिग्नेचर करता है। रात का वक्त। अव्यान और प्रज्ञा वापस आ चुके थे। प्रज्ञा जब से वापस आई थी तब से उसे सभी छेड़ रहे थे। प्रज्ञा परेशान हो चुकी थी। डिनर में सभी बैठे हुए थे। ध्रुवंश गार्डन में था और सिगरेट से धुआं उड़ा रहा था। उसकी आंखों के सामने इस वक्त धारा का मासूम चेहरा दिख रहा था। वो जैसे ही आंखें बंद करता है तो धारा का चेहरा गायब होकर कयारा का चेहरा उभरता है। भले ही ध्रुवंश ने ये कभी नहीं दिखाया, लेकिन जब कयारा नहीं थी तो उसे बहुत मिस करने लगा था। पार्टी में जब कयारा उससे मिलने आई तो उसने उसे इग्नोर इसीलिए किया क्योंकि वो कयारा से नाराज था। कयारा बिना बताए गायब थी। इससे ध्रुवंश को गुस्सा आ रहा था। ध्रुवंश कुछ पल सिगरेट पीता रहता है, तभी उसे एक फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन कॉल पर फ्लैश नाम को देखकर तो वो सोच में पड़ जाता है कि वो कॉल रिसीव करे या ना करे। बहुत देर बाद वो कॉल रिसीव करता है। उधर से कयारा की आवाज़ आती है, मुझे तुमसे कल मिलना है, अगर नहीं आए तो याद रखना मैं तुम्हें कभी नहीं दिखूंगी। इतना कहती ही कयारा कॉल कट कर देती है। ध्रुवंश को तो वो कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती। ध्रुवंश अब फ़ोन को देखता रह जाता है। डिनर के बाद सब अपने कमरे में चले जाते हैं। रोहान स्वर्णा के माथे पर किस करके उसे कंबल से अच्छे से उड़ा देता है। स्वर्णा रोहान को मुस्कुराते हुए देखकर कहती है, आई लव यू डैडू। रोहान के होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। रोहान लाइट बंद करके कमरे से निकल जाता है। अपने कमरे की ओर जाते वक्त रोहान और अनुराग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। रोहान को देखते ही अनुराग रुक जाता है। रोहान एक नज़र तक अनुराग को नहीं देखता, वो उसकी साइड से निकलने लगता है। अनुराग रुका हुआ कहता है, कब तक तुम ऐसे ही मुझसे नाराज़ रहोगे रोहान? तुम समझते क्यों नहीं? वो बस एक एक्सीडेंट था। अगर मुझे पता होता तो कभी स्वरा को अंदर नहीं भेजता, बल्कि खुद जाता। रोहान कुछ देर तो चुप रहता है। रोहान कुछ नहीं कहता और अपने कमरे की ओर ही चला जाता है। अनुराग बस रोहान को देखता रह जाता है। उसे रोहान का ऐसा चुप रहना सच में बहुत ज़्यादा चुभता है। रोहान बहुत जल्दी किसी के क्लोज नहीं जाता, और जब जाता है तो अपने दिलो दिमाग में बस उसे ही बसा लेता है। अनुराग और रोहान काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। दोनों के बीच दूरियां आना अनुराग को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा था। अनुराग गिल्ट में था, लेकिन अब वो कुछ कर भी तो नहीं सकता सिवाय माफ़ी मांगने के, और वो माफ़ी भी कितनी बार मांग चुका है कि गिनना मुश्किल था। सुबह बहुत तेज़ धूप की वजह से प्रज्ञा की आंखें धीरे से खुलती हैं। आंखें खुलते ही उसे सामने अव्यान दिखता है। अव्यान को देखते ही प्रज्ञा की आंखों के सामने दोनों ने जो रात को प्यार के लम्हे जिए थे वो उसे याद आ जाते हैं। प्रज्ञा खुद को देखती है। उसने इस वक्त बस अव्यान की शर्ट पहनी हुई थी, उसके सिवाय उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। अव्यान इस वक्त शर्टलेस आराम से सो रहा था। आखिर उसने पूरी रात जागकर अपने प्यार को जो दिखाया था। प्रज्ञा मुस्कुराते हुए अव्यान की तरफ बढ़कर उसके माथे पर किस करती है, और बहुत ही लाइट लिप किस करती है। प्रज्ञा चादर हटाकर जैसे ही बेड से उठती है उसे बहुत तेज़ दर्द का एहसास होता है। प्रज्ञा दर्द से आंखें मींच लेती है और धीरे से पलटकर अव्यान को देखती है। प्रज्ञा अव्यान को खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी, क्योंकि सब कुछ अव्यान का ही किया धरा था। पर प्रज्ञा के घूरने का अब कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अव्यान तो अपनी नींद पूरी करने में लगा हुआ था। प्रज्ञा लाचारी से किसी तरह अपने दर्द को संभाल कर वॉशरूम चली जाती है। कुछ वक्त बाद हल्के गर्म पानी से शावर लेकर बाहर आती है, जिससे उसे दर्द से काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। प्रज्ञा ने इस वक्त ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी थी, जिस पर उसका गोरा बदन बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। प्रज्ञा मांग में सिंदूर भरकर एक नज़र खुद को निहारती है।
उसकी गर्दन पर इस वक्त अव्यान के लव बाइट्स के निशान थे, जिसे देखकर प्रज्ञा शर्मा सी जाती है। प्रज्ञा फिर एक बार सोते हुए अव्यान को देखती है, फिर कमरे से निकल जाती है। आज घर में थोड़ा सन्नाटा था, बहुत कम ही लोग घर में उपस्थित थे। अप्रीता सोफे पर बेढंगे तरीके से लेटी हुई फ़ोन चला रही थी। प्रज्ञा सब तरफ नज़रें घुमाए अप्रीता से कहती है, सब लोग कहाँ चले गए? अप्रीता प्रज्ञा को एक नज़र देखकर आलसपन से कहती है, छोटू डैड को छोड़कर सभी डैड और चाचू अपने ऑफिस चले गए, सभी मॉम्स मंदिर गई हैं परिवार की खुशी हमेशा बरकरार रखने के लिए। सरना अपनी फेवरेट भाई आरुष के साथ टाइम स्पेंड करने गई है, अंश भाई भी कहीं गए हैं और आव्या दी। प्रज्ञा अप्रीता का पूरा लेक्चर सुन रही थी। अप्रीता की आखिरी बात खत्म भी नहीं होती तभी एक आवाज़ आती है, मैं यहाँ हूँ। प्रज्ञा पीछे मुड़कर देखती है, आव्या के होंठों पर बड़ी सी स्माइल थी। आव्या आगे आकर प्रज्ञा का हाथ पकड़कर कहती है, चलिए भाभी नाश्ता कर लेते हैं। अप्रीता दोनों पर ध्यान देते हुए कहती है, आव्या दी आप प्रज्ञा से बड़ी हैं, ऐसे भाभी बोलने से कितना अजीब साउंड कर रहा है। प्रज्ञा तुम बताओ, तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या? आव्या दी तो मैं भाभी बोलकर खुद को छोटी दिखा रही है। अप्रीता एक बार आव्या को फिर प्रज्ञा को देखकर बोलती है, सब सही था, लेकिन अप्रीता की लास्ट लाइन आव्या को चुभ गई। उसे अप्रीता का ऐसे बोलना थोड़ा बुरा लगा, इसीलिए वो तुरंत उससे कहती है, भाभी मैं इन्हें बड़ा दिखाने या खुद को छोटा दिखाने के लिए नहीं बोलती, बल्कि इनकी रिस्पेक्ट करने के लिए बोलती हूँ। अप्रीता फीकी स्माइल देकर अपने फ़ोन में देखने लगती है। प्रज्ञा को तो समझ ही नहीं आता कि आखिर क्या हुआ, अप्रीता ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। आव्या एक नज़र अप्रीता को देखकर प्रज्ञा से कहती है, चलिए भाभी भूख लगी है। आव्या और प्रज्ञा डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। प्रज्ञा अप्रीता को देखते हुए कहती है, इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? आव्या ब्रेकफास्ट प्लेट में रखते हुए कहती है, वो वैसी ही है, छोड़िए उसे, आप नाश्ता कीजिए। प्रज्ञा कुछ पल अप्रीता को देखती है, फिर अपना नाश्ता करने लगती है। आव्या नाश्ता कर ही रही थी तभी अचानक ही उसकी नज़र प्रज्ञा की गर्दन पर चली जाती है। प्रज्ञा की गर्दन पर लव बाइट्स के निशान देखकर आव्या को रुद्र का गर्दन याद आ जाता है, जिस पर कल लव बाइट्स के निशान थे। आव्या कुछ सोचकर अपनी नज़रें झुका लेती है, क्योंकि रुद्र ने उसे अब तक क्लियर नहीं किया था कि वो उस रात वहाँ क्यों न था, और वो लड़की कौन थी, क्यों थी, और दोनों के बीच क्या हुआ था। आव्या डिस्टर्ब तो थी, लेकिन रुद्र था, वो कुछ भी बताने वाला नहीं था। दूसरी ओर आरुष और सरना एक चिल्ड्रन पार्क आए थे। सरना को हमेशा से ही बच्चों का खेल बहुत पसंद थे। सरना झूले पर बैठी हुई थी और आरुष उसे धक्का दे रहा था। सरना के होंठों पर मुस्कुराहट बरकरार थी। आरुष झूले को धक्का देकर कहता है, और कितनी देर स्वीट सिस्टर। सरना झूले के मज़े लेते हुए कहती है, भाई आप हाथ चलाओ, ये मत पूछो कि कब तक चलाना है। उसके इतना बोलते ही आरुष का मुंह बन जाता है। सरना का मन तो इतनी जल्दी भरने वाला नहीं था। बेचारे आरुष के हाथ में तो अब दर्द भी होने लगा था, जिसका अंदाज़ा सरना को बिल्कुल भी नहीं था। वो तो अपनी मस्ती में थी। वहीं कार में बैठा सिद्धार्थ इस वक्त सरना को ही देख रहा था। उसने सरना को इनवाइट तो किया था अपने घर पर, लेकिन सरना नहीं गई। उसे वैसे भी इन सब की ज़्यादा समझ नहीं थी। उसने थोड़ा बहुत सोचा था सिद्धार्थ के बारे में, लेकिन उसके बाद तो उसने सोचना ही बंद कर दिया। सरना अब किसी सिद्धार्थ को नहीं जानती थी। सिद्धार्थ की कार बहुत देर तक वहाँ खड़ी रहती है, फिर वो चलने का इशारा करता है। सिद्धार्थ की कार चंद पलों में वहाँ से गायब हो जाती है। सिद्धार्थ अपने मन में कहता है, ये लड़की आखिर खुद को समझती क्या है? उसने क्या मुझे कोई ऐरा गहरा लड़का समझ रखा है? सिद्धार्थ को इस तरह तो किसी ने भी इग्नोर नहीं किया था जितना सरना उसे कर रही थी। फर्स्ट मीटिंग में उसने जो सरना का मासूम चेहरा देखा था, तो बस कुछ पल तो वो उसमें खो गया था। सिद्धार्थ एक बार फिर से सरना से मिलना चाहता था, क्योंकि कुछ था जो सरना सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। पर ये बात सरना नहीं समझ रही थी। एक सुनसान सी जगह जो समुद्र की लहरों की आवाज़ से शांत नहीं थी। ध्रुवंश चलते हुए कयारा के काफ़ी दूर जाकर खड़ा हो जाता है। कयारा खड़ी हुई सामने की ओर एकटक देख रही थी। कुछ देर रुकने के बाद ध्रुवंश कुछ सोचते हुए कयारा के एकदम साथ खड़ा हो जाता है। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। कयारा सामने की ओर देखते हुए खोए हुए कहती है, सबरबार फैमिली की इकलौती औलाद हूँ, लेकिन कभी लगा ही नहीं कि मेरे कोई पेरेंट्स हैं। बाप तो अपने पैसे बढ़ाने में लगे हुए हैं और माँ अमीरी दिखाने में। आई डोंट नो मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ, लेकिन मुझे बताने का मन कर रहा है। तुम्हारा नेचर कैसा है मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं, पर इतना ज़रूर पता है कि कुछ तो है जो मुझे खुद को रोक नहीं पा रहा है। कयारा इतना बोलते हुए ध्रुवंश की ओर पलटती है। कयारा के चेहरे पर इस वक्त बस एक सीरियसनेस थी। कयारा ध्रुवंश के चेहरे को देखकर कहती है, कुछ वक्त के लिए मैं यहाँ नहीं थी, पर हर दिन पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी याद आ जाती थी। कॉल करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई। आज मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया ताकि एक बार तुमसे परमिशन ले सकूं।
ध्रुवंश कयारा की बातों को बहुत गौर से सुन रहा था। कयारा ध्रुवंश की आंखों से आंखें मिलाए कहती है, कैन आई लव विद यू। ध्रुवंश ये सुनकर थोड़ा सा हैरान रह जाता है क्योंकि कयारा उससे प्यार करने के लिए परमिशन मांग रही थी। जनरली तो लड़की अगर लड़के को पसंद करती है तो डायरेक्टली आई लव यू कहती है, पर कोई किसी से ये परमिशन नहीं मांगता कि वो उससे प्यार कर सकती है या नहीं। कुछ देर के लिए ध्रुवंश कयारा को देखता रह जाता है। कयारा भी बस उसकी आंखों में देख रही थी। वो ध्रुवंश की आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो क्या जवाब देगा इसके बारे में सोच रही थी। कयारा को बिल्कुल भी धारा के बारे में आइडिया नहीं था, क्योंकि अब भी आव्या धारा के बारे में नहीं जानती थी और कयारा को सब कुछ बताने वाली आव्या थी। वैसे तो अब काफ़ी वक्त बीत गया उसके गुजरे हुए, जिससे अब ध्रुवंश उस चीज़ से बाहर निकल रहा था। वो धारा को भूल तो नहीं सकता, लेकिन अपनी ज़िंदगी आगे ज़रूर बढ़ा सकता है। वो जिंदगी भर तो ऐसे नहीं रह सकता था। धारा ने भी तो उससे कहा था कि उसके मरने के बाद भी वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, उसकी वजह से ना रुके। ध्रुवंश कुछ पल तो ऐसे ही शांत रहता है, फिर धीरे से आगे बढ़कर कयारा को गले लगा लेता है। दूसरी तरफ रुद्र इस वक्त आईने के सामने शर्टलेस खड़ा हुआ आईने में गर्दन पर लव बाइट के निशान को देख रहा था। देखते हुए रुद्र की आंखें बहुत ज़्यादा सर्द थी। उसे उस रात जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बहुत ही स्पीड में दिख रहा था। रुद्र लव बाइट को छूते हुए बहुत ही सर्द आवाज़ में कहता है, लेट्स पनिशमेंट टाइम। 2 दिन बाद ध्रुवंश और कयारा इस वक्त एक चट्टान पर बैठकर सामने झरने को देख रहे थे। दोनों के बीच बहुत ज़्यादा शांति थी। ध्रुवंश उस झरने में खोया हुआ कुछ सोच रहा था, तभी कयारा का फ़ोन एकदम से बजता है। कयारा फ़ोन में शो हो रहे नाम को देखकर चिढ़ते हुए कॉल कट कर देती है। फ़ोन रिंग की वजह से ध्रुवंश का भी ध्यान कयारा पर चला जाता है। अपनी तरफ ध्रुवंश को देखता हुआ पाकर कयारा जल्दी से कहती है, वो मेरे डैड का कॉल था। इतना बोलते ही वो चुप हो जाती है। ध्रुवंश उसके एक्सप्रेशंस देखकर समझ पा रहा था कि उसे अपने डैड से कितना ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है। ध्रुवंश पूछता है, क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स से कोई प्रॉब्लम है? कयारा ये सुनकर अजीब सा मुंह बना लेती है। हाँ थोड़ी, कहकर कयारा उठकर खड़ी होती है और आगे बढ़ जाती है। कयारा कुछ दूर पर एक छोटे से पत्थर पर खड़ी हो जाती है, जहाँ उसके पैरों पर गीला ठंडा पानी छिटक रहा था। कयारा ने इस वक्त एक वाइट शर्ट के साथ ब्लैक शॉर्ट जीन्स पहनी थी, जिसमें उसके लंबे गोरे पैर अच्छे से दिख रहे थे। ध्रुवंश भी उसके कुछ पास आकर खड़ा हो जाता है। कयारा उस पानी को एंजॉय करते हुए कहती है, मैं जब 10 साल की थी तो मेरी मॉम ने दूसरी शादी कर ली। डैड ने भी अपनी ईगो में आकर दूसरी शादी कर ली। उस वक्त ना मुझे डैड का प्यार मिला और ना ही मॉम का। वैसे तो बचपन से ही मुझे कुछ खास प्यार नहीं मिला। इतना बोलते ही कयारा मुस्कुराते हुए बहते पानी को पकड़कर उछालने लगती है। वैसे तो यह किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा बुरा था, लेकिन कयारा बिल्कुल नॉर्मल थी। उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो टूटी हुई है। कयारा ने खुद को संजोकर रखा हुआ था। ध्रुवंश बहुत गौर से कयारा को नोटिस कर रहा था। कयारा को देखते हुए ध्रुवंश कुछ सोचते हुए एकदम से पूछता है, आर यू अ थीफ गर्ल? जैसे ही ध्रुवंश ये कहता है, कयारा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो ध्रुवंश को देखती है। ध्रुवंश उसे बहुत ही गौर से देखने लगता है। ध्रुवंश को याद आता है कि उसने कयारा को एक बार पुलिस से भागते हुए देखा था। पुलिस कयारा के पीछे चोर चोर बुलाते हुए पीछा कर रही थी। कयारा भी अब ध्रुवंश से कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो एकदम से कहती है, हाँ हूँ, लेकिन हमेशा अपने बाप का ही पैसा चुराती हूँ। एक्चुअली मेरे डैड एक ऐसे इंसान हैं जो गरीबों का पैसा छीनकर खुद की तिजोरी को भरते हैं, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे अमीरों वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए, बस सुख चाहिए, और सुख हमेशा ईमानदारी से ही मिलता है। मैं अपने डैड के पैसे चुराकर उन लोगों में ही बांट देती हूँ जिनसे छीने गए थे। सच में इससे मुझे उन लोगों से बहुत प्यार मिलता है। इतना कहकर कयारा ध्रुवंश को देखती है। ध्रुवंश कुछ बोलता उससे पहले अचानक ही कयारा ध्रुवंश का हाथ पकड़कर बहुत तेजी से उसे पानी में धक्का देती है। कयारा के मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है। ध्रुवंश जल्दी से उस ओर देखता है तो उसकी नज़र कयारा के सीने पर जाती है। वहां से खून निकल रहा था। ध्रुवंश एकदम से हैरान हो जाता है। कयारा गिरती है तो ध्रुवंश तुरंत उसे संभाल लेता है। कयारा की आंखें हल्की खुली हुई थी, मतलब उसकी आंखें बंद होने की कगार पर थी। ध्रुवंश कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही उसके कान के सामने से बहुत स्पीड से बुलेट पार होती है। ध्रुवंश एक तरफ देखता है तो उसे एक आदमी दिखता है जिसने अपने मुंह को कवर करके रखा था और ध्रुवंश को शूट करने के लिए निशाना लगा रहा था। ध्रुवंश तुरंत अपनी बैग से गन निकालकर उसकी ओर शूट करता है। ध्रुवंश के शूट करने से उस आदमी के हाथ पर गोली लगती है और वो तुरंत वहां से भाग जाता है। ध्रुवंश अब तुरंत गन को फेंककर कयारा को बुलाने लगता है, हे काया, अपनी आंखें खोलो। कयारा अपनी बंद होती आंखों को बहुत मुश्किल से खोलने की कोशिश कर रही थी, पर उससे खुली नहीं रही थी। कयारा के खून बहते हुए अब पानी में टप टप करते हुए गिर रहा था।
ध्रुवंश के चेहरे पर इस वक्त पसीना आ रहा था। वो एक बार धारा को खो चुका था। इस वजह से वो कयारा की हालत देखकर घबरा रहा था। कयारा अपनी आंखें बंद किए हुए ही धीरे से कहती है, तुम ठीक हो ना? खुद की इतनी खराब हालत के बावजूद इस वक्त कयारा को ध्रुवंश की फिक्र थी। भले वो आंख खोलकर देख नहीं पा रही थी, पर वो उसे छूकर चेक कर रही थी कहीं ध्रुवंश को चोट तो नहीं लगी। लाइफ में पहली बार ध्रुवंश को ऐसा लगा जैसे उसकी माँ यानी श्रेष्ठा जैसी ही कोई मिली हो, जो अपने लिए सिर्फ ध्रुवंश के बारे में सोचती है। कयारा की सांसें अब धीमी होने लगी थी। ध्रुवंश कयारा के गाल को थपथपाते हुए बुलाता है, काया, काया मेरी बात सुनो, प्लीज़ आंखें मत बंद करना। कयारा की आंखें और मुंह बंद हो चुका था और अब उसकी सांसें भी बंद होने की कगार पर आ गई थी। ध्रुवंश उसे बुलाते हुए तुरंत गोद में उठाकर उसे बुलाने लगता है। ध्रुवंश दौड़ते हुए वहाँ से जाने लगता है। कार में पहुंचते हुए ध्रुवंश कार में ड्राइविंग सीट पर बैठता है और एक हाथ से कयारा को सीने से लगाकर ड्राइव करता है। ध्रुवंश की धड़कनें इस वक्त बहुत तेज़ी से धड़क रही थी। कयारा के ना होने का डर ध्रुवंश को सताने लगा था। ध्रुवंश इस वक्त भीगा हुआ था पानी से और होली की तरह कयारा के लाल खून से रंगा हुआ था। कार हॉस्पिटल पे पहुंचते ही रुकती है। ध्रुवंश को एहसास होता है कि कयारा की भी एकदम से सांसें रुक गई हैं। कयारा का हाथ जो अब तक ध्रुवंश की शर्ट को पकड़कर रखे हुए था, वो बेजान सा छूटकर नीचे गिर जाता है। ध्रुवंश का पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। कयारा के ऐसे सांस रुकने का एहसास होते ही ध्रुवंश सुन्न रह जाता है। उसे इस वक्त वो दिन याद आ जाता है जब धारा की सांसें इसी तरह से रुकी थी। उसका शरीर जैसे वहीं पर जम जाता है। कुछ वक्त तो ध्रुवंश वहीं बैठा एकटक कयारा को देखने लगता है, पर जब उसे कयारा के बेजान शरीर का पता चलता है तो ध्रुवंश की आंखें नम हो जाती हैं। ध्रुवंश कयारा के चेहरे को छूकर कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। इतना कहकर ध्रुवंश कयारा के गालों को बहुत धीरे से सहलाता है। उसे इस वक्त कयारा के साथ बिताए हुए हर लम्हे याद आने लगते हैं। कयारा से मुलाकात, उसकी बहस, उसकी हरकतें, उसका हक जताना। ध्रुवंश की आंखों के सामने वो सब कुछ घूम रहा था। ध्रुवंश अब भी बहुत धीरे से उसके गाल को छू रहा था। ध्रुवंश को अब कयारा और अपने बीच हुई फर्स्ट किस याद आती है, जो उन दोनों के लिए पहला एहसास था। ध्रुवंश अब कयारा के सीने को देखता है जिस पर खून दिख रहा था। ध्रुवंश कयारा के दिल पर हाथ रखकर कहता है, आई लव यू। ध्रुवंश जैसे ही ये कहता है, कयारा का दिल धीरे धीरे धड़कने लगता है। यह एहसास होते ही ध्रुवंश के होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वो नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहता है, काया, योर हार्ट बीट इज़ नॉर्मल। ध्रुवंश के एहसास को समझकर कयारा की धड़कनें अब सही हो चुकी थी। ध्रुवंश जल्दी से कार का गेट खोलकर कयारा को अपनी गोद में लेकर भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। इधर दूसरी तरफ नैना इस वक्त कब्रिस्तान पर खड़ी हुई सामने पीयूष और सौम्या की कब्र को देख रही थी। पिछली बार रुद्रांश नैना को गोवा से ही लेकर गया था, क्योंकि पीयूष, सौम्या और नैना यहाँ टाइम स्पेंड करने आए हुए थे। रुद्रांश ने नैना की आंखों के सामने ही पीयूष और सौम्या की जान ली थी। कुछ पूछताछ के बाद नैना को पता चला कि होटल के जो मालिक थे उसने पीयूष और सौम्या को यहाँ दफना दिया था, क्योंकि पीयूष और सौम्या को रुद्रांश तो बस मारकर ही चला गया था। उस वक्त के बारे में सोचकर नैना की आंखों में नमी छा जाती है। वो उन दोनों की फोटो और नाम देख ही रही थी, तभी उसे एक जाना पहचानी सी आवाज़ सुनाई देती है, सनम। नैना जैसे ही उस आवाज़ को सुनती है, उसका दिल डर से थम सा जाता है। नैना के पलटने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, पर फिर भी वो बहुत मुश्किल से हिम्मत करके पलटती है। पलटते ही उसकी नज़र रुद्रांश की आंखों पर चली जाती है। नैना का डर से पूरा शरीर कांप उठता है। रुद्रांश नैना के चेहरे को बहुत गौर से देखता है। नैना की भले ही उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, पर उसके बावजूद रुद्रांश को इस वक्त वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही थी। रुद्रांश उसे देखते हुए कहता है, कहाँ चली गई थी सनम? पूरे शहर, हर गली, हर चौराहे में मैंने तुम्हें ढूंढा, ऐसी भी क्या नाराज़गी थी मुझसे? इतना कहते ही रुद्रांश अपने कदम नैना की ओर बढ़ाता है। नैना उसके कदम बढ़ाते ही पीछे हटने लगती है। रुद्रांश उसकी ओर बढ़ते हुए शायराना अंदाज से कहता है, क्या अजीब सा जादू है तुम में, पास दिखते ही प्यार आता है। तुम ख्वाब नहीं हो मेरा, क्योंकि ये दिल तुम्हारे बगैर नहीं धड़कता। नैना पीछे हटते हटते रुक जाती है। उसकी आंखों में डर था और रुद्रांश के चेहरे पर खुशी। वो सच में नैना को चाहने लगा था, पर उसने जो किया था वो माफ़ी के काबिल बिल्कुल भी नहीं था। नैना डर से कहती है, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना।
दर्द होता है, बहुत दर्द होता है मुझे। इतना कहते हुए नैना अब फिर से उस दर्द से रूबरू होने लगी थी। उसे अपनी ही दर्द भरी चीखें कानों में सुनाई दे रही थी, पर रुद्रांश उसकी हालत देखकर भी नहीं रुकता। उसे तो बस नैना के करीब जाकर उसे छूना था, उसे बाहों में लेना था। इन सब की वजह से उसे नैना की हालत तक नहीं दिख रही थी। रुद्रांश हमेशा से ही अपनी चाहत पूरी करता रहता था और आज भी उसे अपनी चाहत पूरी करनी थी। रुद्रांश नैना के करीब जाता है। नैना डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्रांश ने नैना को छूने के लिए हाथ बढ़ाया ही था, तभी उसे पीछे से कोई आवाज़ आती है। इतनी जल्दी भी क्या है भाई? आवाज़ सुनकर रुद्रांश झट से पलटता है। पीछे ध्रुव बड़े ही स्टाइल से खड़ा था और साथ में आदित्य भी खड़ा था, जो रुद्रांश को नफरत से देख रहा था। रुद्रांश आदित्य को देखते ही डर सा जाता है, क्योंकि वो एक बार आदित्य के हाथों मर चुका था। रुद्रांश वहां से भागने के लिए दूसरी ओर का रास्ता चुनता है, पर वहां पर भी अर्जुन और अनुराग बड़े स्टाइल से खड़े थे। रुद्रांश अब फिर एक रास्ते की ओर देखता है, जहां दर्श और रोहान खड़े थे। रोहान की सर्द नजरें बस रुद्रांश पर गड़ी हुई थी। रुद्रांश के पास अब एक ही रास्ता था, और वो था सामने का रास्ता। लेकिन वो रास्ता भी खाली नहीं था। सामने से अव्यान, रुद्र और ध्रुवंश अपने एरोगेंट से चाल में चले आ रहे थे। तीनों एक साथ आ रहे थे, जैसे किसी पिक्चर के हीरो आते हैं। तीनों की पर्सनैलिटी इस वक्त एक समान लग रही थी। तीनों के चेहरे पर इस वक्त सेम एक्सप्रेशंस थे, और वो था एक्सप्रेशनलेस। टू बी कंटिन्यूड।